Hello viewers, friends and students. Welcome to my YouTube channel. I am Ken शर्मा. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ आज बेसिक इंग्लिश है। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो होता है, यानी प्रेजेंट तो है ही है, यानी वर्तमान तो है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, यानी जो काम लगातार है। और जहाँ पर कोई लगातार काम होता है तो उसको हम कैसे बोलते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, पढ़ रहा हूँ यानी रहा रही रहे लगा होता है। वह जा रहा है यानी उसमें भी रहा लगेगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है यानी उसमें भी रहा लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है या रहे है लगा होता है, वो जो है हिंदी के वाक्य जो होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। पहचान मैंने ये बताई है कि जो प्रेजेंट की पहचान होती है वो वाक्य के अंत में है या हूं या हो लगा होगा, और जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है वो रहा, रही या रहे से होती है। जब दोनों को मिला दिया जाता है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह दिया जाता है तो रहा है, रही है या रहे है हो जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आगे कुछ एडवर्ब्स भी लगते हैं। अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया हो तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कहीं किसी सेंटेंस में नाउ लगा हो, दीज डेज लगा हो, नाउ ए डेज। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, नाउ का मतलब मीन्स होता है अब, नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या अब भी, एट दिस टाइम माने इस समय, और एट प्रेजेंट माने भी इस समय ही होता है। तो स्टूडेंट, ऐसे कुछ वाक्य जो कुछ एडवर्ब्स हैं वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये आपको दिखाई दे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बात हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर कोई वाक्य है, अगर मैं कहूँ कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें रहा और है दोनों लगा हुआ है, और जब रहा और है दोनों लग जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बन जाता है। अब इसका देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं इज या आर या एम, तीनों में से कोई एक लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस का है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज आर एम यानी इज फॉर सिंगुलर ही सीट नेम के साथ, आर यू बी दे के साथ, और आई के लिए इसमें एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब रखी गई है वो एम होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हम लगाते हैं इसमें, क्योंकि रहा रही रहे लगा होता है तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखिए कि आई के साथ जो है इसमें एक और बाकी अदर जो 12 सेंटेंसेस हैं उनमें आई को प्लूरल माना गया है, लेकिन इस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसके लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है, वो है एम, यानी आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, आई के साथ ना तो इज का होगा और ना ही आर का प्रयोग होगा, यानी आई के साथ सिर्फ एम का होगा, बाकी ही शीट नेम के साथ इज और यू बी दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से ही हमारा स्ट्रक्चर है। अगर इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो सब्जेक्ट से हम पूछते हैं कि वह स्कूल जा रहा है। अगर मैं कहूं कि कौन स्कूल जा रहा है तो हमें यह पता चल रहा है कि वह स्कूल जा रहा है, तो वह जो होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हम लगाएंगे ही। उसके बाद इज आर एम, हमें पता है कि इज का प्रयोग ही शी इट और किसी का नाम हो, तो ही लगा हुआ है तो इज लगा दीजिए, ही इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, एक्शन वर्ड क्या है, जाना, और जाना क्या है, गो, तो गो है, और गो में हम क्या लगाएंगे, आई एन जी लगा देंगे, तो गोइंग हो जाएगा। और स्कूल यानी टू स्कूल, वाक्य हमारा बना है वह स्कूल जा रहा है।
ही इज गोइंग टू स्कूल। ध्यान रखिए, ये हमारा जो वाक्य था वो एफर्मेटिव वाक्य था। अगर मैं इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहता हूं तो देखिए ये हमारा एफर्मेटिव था, और अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, या तो हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सबसे पहले अगर इस वाक्य को यानी वह स्कूल जा रहा है यानी ही इज गोइंग टू स्कूल है, अगर हमें इसको किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है, तो सबसे पहले इज आर एम में से कोई एक लगाइए सब्जेक्ट को देख करके, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी भी लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये वाक्य है वह स्कूल जा रहा है, तो अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में कहूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको हम कहेंगे तो क्या वह स्कूल जा रहा है, क्वेश्चन मार्क यहां पे भी आएगा। ध्यान रखिए, क्या वह स्कूल जा रहा है, यानी ये हमारा इंटेरोगेटिव हुआ है, और इंटेरोगेटिव वाक्य जिसमें क्या कब कहां क्यों कैसे लगा होता है वो सारे हमारे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव वाक्य को बनाने का तरीका यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सबसे पहले अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ये पहले वाला वाक्य था, या छोड़िए अगर हम इसी वाक्य को ले लें कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें जाने वाला कौन है, वह, और वह क्या है, सिंगुलर है। अगर वह सिंगुलर है तो इसमें इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और आई के लिए हम लगाते हैं। तो पहले क्या आएगा, इज आ जाएगा, इज, उसके बाद ही यानी सब्जेक्ट है हमारा, यानी वह है, इज ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज ही गोइंग टू स्कूल, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या वाक्य बनेगा, अगर ये वाक्य हमारा एफर्मेटिव में था कि ही इज गोइंग टू स्कूल और इज ही गोइंग टू स्कूल, इसमें और इसमें अगर कंपेयर करें हम, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो इज हेल्पिंग वर्ब आ रही थी इसमें ही के बाद आई है और इसमें ही से पहले आई है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर क्या पहले लगा होता है तो हम यही अपनाते हैं, क्या करते हैं कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है उसको उठा करके आगे लगा देते हैं और बाकी सेंटेंस को पीछे लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से वो वाक्य किस में बन जाता है, इंटरोगेटिव में बन जाता है। इसी तरीके से अगर इसी वाक्य को मैं नेगेटिव में चेंज करना चाहूं तो देखिए नेगेटिव की क्या होती है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज या आर या एम किसी में से एक, प्लस नॉट का प्रयोग इसके बाद होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे इसमें सब्जेक्ट पहले लगा हुआ था, इज आर एम में से इसमें भी यहाँ पे भी लगा हुआ है, उसके बाद नॉट आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है और ऑब्जेक्ट इसमें भी है। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ हमें इसमें नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या मेन वर्ब से पहले। तो ध्यान रखिए, अगर ये वाक्य है वह क्या वह स्कूल जा रहा है या वह स्कूल जा रहा है, तो ये नेगेटिव अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। क्या बनेगा, यानी वही वाक्य जो एक वाक्य हमारा है वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वह स्कूल नहीं जा रहा है, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वही ही है, ही, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक यानी इज आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
देखिए ये हमारा वाक्य नेगेटिव बन गया, यानी एक वाक्य को मैंने आपको एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तीनों वाक्यों में चेंज करके देखा है। नेगेटिव में देखिए कितना फर्क है। पहले अगर सेंटेंस को अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो देखिए ही यहाँ पे है तो ही यहाँ पे है, इज यहाँ पे है तो ये जी यहाँ पे है, यहाँ पे गोइंग लगा हुआ है तो गोइंग यहाँ लगा हुआ है, लेकिन बीच में नॉट आ गया। बाकी टू स्कूल यहाँ पे भी है, टू स्कूल यहाँ पे भी है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें जब एक एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस, तो हमें उसमें क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ती है। क्लियर हो गया होगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लानी पड़ेगी और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है इसको हम यानी एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में सेंटेंस को कैसे करते हैं, बाकी आगे मैं बता रहा हूं कि कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स जैसे नाउ लगा हुआ है, दीज डेज लगा हुआ है, नाउ ए डेज लगा हुआ है, स्टिल या एट दिस टाइम लगा होता है, ये इंग्लिश वाले वाक्य होते हैं। इनमें जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स मैंने ये बताया है कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ उन एडवर्ब्स को देख करके हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई गिवन सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो सकता है या होता है। तो ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे नाउ है, दीज डेज है, नाउ ए डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट आदि है। अगर मैं कोई एक वाक्य ले लूं कि अगर मैं कहूं कि एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग, इसका मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट इस समय मैं पढ़ रहा हूं, इस समय एट प्रेजेंट अगर कहीं पे लगा होता है तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। दूसरे पे आता हूं, ही इज राइटिंग अ बुक नाउ ए डेज। मैंने बताया स्टूडेंट्स नाउ ए डेज जब लगा होता है, नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल, यानी आजकल वो ऐसा कर रहा है, आजकल वो वैसा कर रहा है, आजकल वो पुस्तक लिख रहा है, आजकल वो पोएम लिख रहा है। तो ऐसा कोई वाक्य होता है तो उसमें नाउ ए डेज लगता है, और जब नाउ ए डेज होता है जिस वाक्य में वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, यानी इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी लगता है उसमें वर्ब में। तो इसी तरीके से अगर कहीं स्टिल भी लगा होता है, देखिए इसमें नाउ ए डेज लगा है, इसमें एट प्रेजेंट लगा था, इसमें देखिए स्टिल लगा हुआ है, यानी अभी भी, इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। बारिश कैसी हो रही है, अभी भी हो रही है, स्टिल, यानी इट इज स्टिल रेनिंग। तो स्टिल का प्रयोग भी होता है तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। आगे आते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। मैंने बताया कि इसमें ही बता हुआ है कि दीज डेज लगाओ या दीज डेज लगा हुआ है, तो दीज डेज लगा होता है तो उन वो वाक्य भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इन दिनों, दीज डेज का मतलब इन दिनों भी होता है, आजकल कुछ भी कह लीजिए। और अगला आता है, स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट सैटरडे। ध्यान रखिए, देखिए स्टूडेंट्स कि जहाँ पे भी नेक्स्ट लगाओ, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट संडे भी हो सकता है, नेक्स्ट मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट मंडे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। यानी नेक्स्ट लगा होगा तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वाक्य वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। और ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, दी डेज का मैंने वैसे ही बताया कि दीज डेज वाले वाक्यों में यानी जिनमें दीज डेज लगा होता है वो वाक्य भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस या इनका यूज क्या कहाँ कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो कहाँ पे और किस तरीके से यूज होता है। थैंक यू।